वंदे मातरम साथियों। आज के इस सेशन में हम मिनी टेस्ट नंबर 6 देखेंगे, जो हमारा इतिहास का चल रहा है टेस्ट सीरीज। उसमें टॉपिक वाइज टेस्ट देख रहे हैं हम, और इसमें हमारा टॉपिक है वो है पहला विश्व युद्ध। अब पहले विश्व युद्ध से संबंधित कैसे क्वेश्चन आते हैं, किस तरह से रहते हैं, वो सभी अपने इसमें सम्मिलित किए हैं। आप सभी विद्यार्थियों से, सभी साथियों से मेरा एक निवेदन रहेगा कि आप सभी अच्छे से पेपर दें, और पेपर देने के बाद अपना मूल्यांकन जरूर करें कि कौन से जो टॉपिक है हमारे कमजोर चल रहे हैं, किन में हम ज़्यादा गलतियां कर रहे हैं, किन के ज़्यादा सही हो रहे हैं। बहुत इजी तरह से हमें याद है प्रतियोगी परीक्षाओं में कैसे क्वेश्चन पूछे गए, क्योंकि ये सोचने की जरूरत नहीं है कैसे पूछे गए, ये तो हम आपको बताते रहेंगे लगातार। और ये जो भी हमने मिनी टेस्ट में लेते हैं, ये कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में कहीं ये हिस्ट्री में आया हुआ क्वेश्चन होता है। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होता जो नहीं आया हुआ था। इससे हमें बड़ा एक ये रहता है, क्योंकि मेजर जो टेस्ट होता है संडे वाला बड़ा टेस्ट, उसमें हम क्वेश्चन नए निर्माण करते हैं, और यहाँ हम प्रीवियस ईयर लेते हैं ताकि स्टूडेंट को पहले मिनी टेस्ट में पता चले कि प्रतियोगी परीक्षा में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और फिर वो संडे को टेस्ट दें तो बेहतरीन उसकी तैयारी हो पाएगी। और इसी आशा के साथ हम छठा मिनी टेस्ट स्टार्ट करते हैं। पहला विश्व युद्ध हमारा ये टॉपिक है, और इसके क्वेश्चंस देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए मित्रों। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस बाल्कन राज्य ने प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी का साथ दिया। अब देखिए बाल्कन राज्य है, जो बाल्कन राज्य है मित्रों, ये अपने को ध्यान रखना है कि बाल्कन राज्य में मोंटेनिग्रो था, सर्बिया था, रोमानिया था, है ना। और ये बहुत सी राज्य थी, और उनमें जैसे रोमानिया, अल्बानिया भी है, बुल्गारिया भी है, यूनान भी उसमें सम्मिलित है। पर बाल्कन राज्यों में केवल एक ही बाल्कन राज्य था जिसने क्या किया, जिसने जर्मनी का साथ दिया। बाकी सभी क्या है, जो मित्र राष्ट्रों का मंडल था, जो 32 राष्ट्र एक तरफ होकर लड़ रहे थे, 4 राष्ट्र एक तरफ थे, उन 32 की तरफ बाकी थे। तो एक को छोड़कर सभी ने एक बाल्कन राज्य जो थे, एक को छोड़कर सभी ने क्या किया, सभी ने मित्र राष्ट्रों का साथ दिया। मित्र राष्ट्रों का साथ दिया था, ये अपने को ध्यान रख लेना है। अब देखिए, मित्र राष्ट्रों का साथ दिया वो तो सभी हो गए, इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं रहते। ज्यादा महत्वपूर्ण ये होता है क्योंकि बाल्कन के 2 युद्ध होते हैं मित्रों। अपने को पता है ना, बाल्कन का फर्स्ट युद्ध 1912 में होता है। बाल्कन का पहला युद्ध होता है, ये 1912 में होता है। और उसके बाद में इसके अगले साल ही बाल्कन का दूसरा युद्ध हो जाता है। और दूसरे युद्ध में क्या है, पहला युद्ध तो ये तो होता है 1912 में। अब क्या होता है कि दूसरा युद्ध होता है, बाल्कन का दूसरा युद्ध, ये होता है 1913 में। और इसमें क्या है कि बाल्कन के सभी राज्य इस एक राज्य को जो जर्मनी का साथ देता है हरा देते हैं। और वो राज्य कौन सा था, वो राज्य था बुल्गारिया। कौन सा था, बुल्गारिया था, ये अपने को ध्यान रखना है। तो बुल्गारिया है, ये किसका साथ देता है, जर्मनी के साथ था। बाकी सभी क्या है, मित्र राष्ट्रों के साथ थे, बाल्कन राज्य जितने भी थे। केवल बाल्कन राज्यों में बुल्गारिया ही था, इसलिए बुल्गारिया क्या है कि क्वेश्चन आ जाता है, पूछ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि पहला विश्व युद्ध से पूर्व की घटनाओं को, कूटनीतिक घटना पूर्व की गई निम्नलिखित कूटनीतिक संधियों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करिए, और नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही विकल्प चुनिए। अब देखिए, त्रिगुट संधि, त्रिगुट संधि है, ये कब होती है, 1879 में होती है। सॉरी, 1879 में तो द्विगुट हुई थी, 2 गुट बने थे 1879 में। फिर इसमें इटली सम्मिलित हो जाता है 3 साल बाद में, 1882 में त्रिगुट बन जाता है।
त्रिसम्राट है संघ, ये 1872 ईस्वी में बनता है, 72 ईस्वी में। और जो फ्रांस रूस संधि होती है ये होती है 1894 ईस्वी में। अब एक तो देखिए सीधे सीधे सन, फिर हम गुट में क्या क्या था, कैसे कैसे था, उस पर भी बात करते हैं। पहले तो इस क्वेश्चन का सीधा सारा आप निकाल लो कि इनको कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है, यानी पहले क्या कौन सी घटना हुई, फिर बाद में कौन सी हुई, फिर बाद में कौन सी हुई। अब इनमें सबसे पहले क्या आ रहा है 1872, यानी 2 नंबर आ रहा है, तो सबसे पहले 2 आएगा, तो 2 इसमें नहीं है तो ये नहीं है, 2 इसमें नहीं है तो ये नहीं होगा, 2 इसमें है तो ये हो सकता है, 2 इसमें है तो ये हो सकता है। यानी क्या है कि अगर पहला एक ही हमें पता है ना कि पहला 1872 से स्टार्ट हो रहा है, तो भी हम कहे कि 2 को तो कट कर देंगे और 50-50 में पहुंच जाएंगे। अब इसके बाद में क्या होता है कि 1872 के बाद में 1879 आता है, ये नंबर 3, यानी 2 के बाद में 3, 2 के बाद में 1 आ रहा है तो ये नहीं होगा, 2 के बाद में 3 आ रहा है तो ये होगा, यानी उत्तर तो यहीं से हमको मिल जाएगा। पर यहां ध्यान रखना कि इसके बाद में क्या आता है 1882, यानी 1, और फिर 1894। अब थोड़ा सा इसको समझ लीजिए, थोड़ा सा क्या है कि हम उसी रूप में समझते हैं कि त्रिसम्राट संघ था। कौन सा था? त्रिसम्राट संघ। हालांकि इस त्रिसम्राट संघ पर हमने आगे क्वेश्चन ले रखा है, पर अभी क्या है कि मैं पूरी व्याख्या करवा देता हूं, क्योंकि आप टेस्ट तो दे चुके हैं ऐप पर पहले, है ना। तो ये कब गठित हुआ? 1872 ईस्वी में। एक तो ये ध्यान रख लेंगे। अब इसमें त्रिसम्राट संघ में 3 लोग कौन से थे, 3 देश कौन से थे? तो ये जर्मनी, रूस व ऑस्ट्रिया के मध्य था। जर्मनी, रूस व ऑस्ट्रिया, या कह दें ऑस्ट्रिया, इसके इन 3 राष्ट्रों के जो सम्राट थे इनके मध्य हुआ, इसलिए इसको त्रिसम्राट संघ कहते हैं। हम आगे देखेंगे कि 4 ऐसे वंश थे जो पहले विश्व युद्ध के कारण क्या हुए, समाप्त हुए। तो पहला तो ये, इसके बाद में हम दूसरा लें तो इसके बाद में क्या आया था? द्विगुट संधि। द्विगुट संधि है, ये कब हुई है? 2 राष्ट्रों के मध्य, जैसा नाम से पता चल रहा है, ये 1879 में हमने लिखा है, 1879 में हुई। और ये किन के बीच में हुई मित्रों? तो ये हुई है, 2 राष्ट्र हैं, कौन सा? जर्मनी व ऑस्ट्रिया हंगरी के बीच में। ऑस्ट्रिया हंगरी एक ही है, ध्यान रखेंगे। ऑस्ट्रिया हंगरी के बीच में ये संधि हुई। फिर इसके बाद में होती है त्रिगुट संधि। अब देखिए त्रिगुट संधि में जो द्विगुट संधि वाले 2 देश हैं, ये 2 देश तो बने हुए हैं ज्यों के त्यों ही, पर यहां अपने को ध्यान रख लेना है मित्रों कि द्विगुट संधि है, इस द्विगुट संधि में एक देश और आ जाता है, यानी जर्मनी, जर्मनी कहिए ना, जर्मनी, जर्मनी के साथ में ऑस्ट्रिया हंगरी तो है ही है, और इनके साथ तीसरा देश सम्मिलित हो जाता है 1882 में। वो कौन सा होता है? वो होता है इटली। यानी इसमें इटली के सम्मिलित होने पर ये क्या बन जाता है? त्रिगुट बन जाता है। और फिर हमने आगे तो क्या देखा है? आगे तो सीधा देखा है कि फ्रांस और रूस की संधि, फ्रांस और रूस में संधि होती है, वो 1894 में होती है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने साथियों, बड़े ही अच्छे से पढ़ना है। अगर आप हिस्ट्री को थोड़ा सा व्यवस्थित करके पढ़ेंगे ना, बहुत मजा आने वाला है। बहुत अच्छे से हम पढ़ेंगे इसको और बहुत अच्छे से देखेंगे। अगर आप देखिए, क्योंकि स्टूडेंट क्या है कि इसके सिलेबस को देख के नर्वस हो जाते हैं। सिलेबस को देख के नर्वस नहीं होना, हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर ये इतना सा हमें पता होगा तो निश्चित तौर पे हम बहुत बेहतरीन कर पाएंगे साथियों। आगे देखें साथियों, 1914 में ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या किसने की थी? अब देखिए ये ध्यान रखना है कि ऑस्ट्रिया है, इन ऑस्ट्रिया के राजकुमार थे फर्डिनेंड, और ये फर्डिनेंड है, ये क्या है कि एक राजकीय यात्रा पे जाते हैं, राजकीय यात्रा करते हैं 1914 में। और राजकीय यात्रा कहां की करते हैं? पहले थोड़ा समझना मित्रों, फिर उत्तर तो अपने आप ही आ जाएगा। और अपने को पता भी होता है
की राजकीय यात्रा है ये करते हैं बोस्निया की, और बोस्निया की राजकीय यात्रा पे जाते हैं। तो इस बोस्निया की राजधानी थी, वो थी सेराजेवो। सेराजेवो कह दो या सेरोजेवो कह दो, राजधानी है ये है सेरोजोवो या सेराजोवा। ठीक है, इस राजधानी में ये क्या है, एक तरीके से इनका स्वागत हो रहा था, स्वागत जुलूस निकाला जा रहा था। और इनके साथ में क्या था, इनके साथ में इनकी पत्नी भी थी, इनकी पत्नी सोफी थी। और जब ये निकाल रही थी तो यहाँ क्या है कि एक सर्बियाई व्यक्ति ने इनको गोली मार दी। इनको क्या किया गया, 28 जून 1914 को, 28 जून 1914 को इनकी हत्या कर दी गई गोली मारकर। कहां पे, सेराजेवो में। अब जैसे ही यह हत्या हुई, ये क्या है कि जो द्वितीय विश्व युद्ध हमारा है, जो दूसरा विश्व युद्ध हमारा है, इस दूसरे विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण बनता है साथियों। क्या बनता है, तात्कालिक कारण बनता है। और इसी कारण क्या है, द्वितीय विश्व युद्ध होता है। और ये हत्या की जाती है, किसके द्वारा की जाती है, ये हत्या की जाती है गेवरिलो प्रिंसिप के द्वारा। और गेवरिलो प्रिंसिप कौन था, ये था सर्बियाई नागरिक, सर्बियाई नागरिक था, ये ध्यान रखना है, नागरिक। और एक सर्बिया की गुप्त संस्था थी, सर्बिया की क्या थी, गुप्त संस्था थी। और ये गुप्त संस्था कौन सी थी, गुप्त क्रांतिकारी संस्था। कहां की, सर्बिया की गुप्त क्रांतिकारी संस्था, इसका ये सदस्य था। क्रांतिकारी संस्था, ये संस्था थी ब्लैक हैंड, काला हाथ। और इस काला हाथ ब्लैक हैंड का ये सदस्य था। और ये कहां की थी, सर्बिया की थी मित्रों, ये अपने को ध्यान रख लेना है। तो इसने हत्या की है। और इसके बाद में पहला विश्व युद्ध भड़क जाता है। हालांकि विश्व युद्ध पहले होने के बहुत से कारण थे, कारणों में हम पढ़ते हैं ना क्या क्या कारण थे, सारे इकट्ठे करते हैं, आपने पढ़ा भी है, निश्चित तौर पे इतिहास के विद्यार्थी हैं आप, है ना। तो ये क्या है कि कारण थे, पर इनमें जो कहते हैं ना कि एकदम आग में आग एकदम भभकती कब है, यानी उसका तात्कालिक कारण कब होता है। तो तात्कालिक कारण ये था पहले विश्व युद्ध का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से पेरिस शांति सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था। पेरिस शांति सम्मेलन है 1919 में बुलाया जाता है, पहले विश्व युद्ध के तुरंत बाद में, पहले विश्व युद्ध के तुरंत बाद में पेरिस शांति सम्मेलन बुलाया जाता है। और इसका अध्यक्ष कौन था, तो देखिए एक तो ध्यान रख लेना है मित्रों वैसे कि इस सम्मेलन का जो उद्घाटन है, ये उद्घाटन है, ये कब हुआ है, इस सम्मेलन का पेरिस नाम से पता है, तो ये कहां पे हुआ है, पेरिस में हुआ है। इसके उद्घाटन में दो बातें ध्यान रखनी है, एक तो ये 18 जनवरी 1919 को होता है, 1919 ईस्वी को होता है, ठीक है। एक दूसरा क्या है, फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, फ्रांस के राष्ट्रपति कौन थे, राष्ट्रपति थे पॉइंकर, पॉइंकर द्वारा इसका उद्घाटन किया जाता है। फ्रांस के राष्ट्रपति पॉइंकर उद्घाटन करते हैं। और 18 जनवरी को उद्घाटन के तुरंत बाद सर्वसम्मति से इस शांति सम्मेलन का जो अध्यक्ष चुना जाता है, वो अध्यक्ष चुने जाते हैं जॉर्ज क्लीमेंसो या क्लीमेंसो थे, इनको चुना जाता है, ये अपने को ध्यान रखना है। और ये कौन थे, ये फ्रांस के प्रधानमंत्री थे, फ्रांस के प्रधानमंत्री थे। और इन्हें फ्रांस की राजनीति का टाइगर कहा जाता था, फ्रांस के प्रधानमंत्री और फ्रांस की राजनीति का टाइगर है, वो इनको कहा जाता था, किनको, क्लेमेंसो को, जॉर्ज क्लेमेंसो को, ये ध्यान रख लेंगे। अगला क्वेश्चन, उन शाही वंशों को चुनिए जो पहले विश्व युद्ध के दौरान या तुरंत बाद में समाप्त हो गए। अब देखिए पहले विश्व युद्ध के बाद है, ये अपने को ध्यान रखना है कि 4 वंश समाप्त हुए, 4 राजवंश समाप्त हुए।
और 4 राजवंश समाप्त हुए, कौन कौन से हुए, कहां कहां के थे और उनके अंतिम राजा कौन से थे, उनकी बात हम करेंगे, अभी करेंगे। पर पहले इसका सीधा सा उत्तर जान लेते हैं। पहला क्या है कि होहेनजोलर्न वंश है। होहेनजोलर्न वंश है, ये जर्मनी का था। कहां का था? जर्मनी का। और ये समाप्त हुआ है पहले विश्व युद्ध के बाद। ठीक है। दूसरा दूसरा क्या है कि दूसरा ओटोमन वंश, ये ओटोमन साम्राज्य का वंश था और ये पहले विश्व युद्ध के बाद समाप्त हुआ है, ये भी सही है। ठीक है। इसके बाद में तीसरा हैब्सबर्ग वंश। हैब्सबर्ग वंश ऑस्ट्रिया का था और इस वंश का क्या है कि ये वंश भी पहले विश्व युद्ध के बाद समाप्त हो गया। और रोमानोव वंश या रोमानोव वंश है, ये कहां का था? ये था रूस का और ये भी समाप्त हो गया। यानी ये 4 ही राजवंश थे जो पहले विश्व युद्ध के बाद समाप्त हुए। तो यहां हमारा उत्तर क्या होगा? चारों। यहां अपने को ध्यान रखना है कि यहां मैं एक चीज लिख देता हूं कि इसका अंतिम शासक कौन था। इस जर्मनी का अंतिम शासक कौन था? आप बता देंगे कमेंट करके, सभी साथी शाबाश बताएंगे। ऑस्ट्रिया का अंतिम शासक कौन था? इसको थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं ताकि हमें अच्छी तरह से क्या आए, समझ में आए। ठीक है, पहले मैं ये लिख देता हूं कि यहां का अंतिम शासक, यहां का था केसर विलियम द्वितीय। केसर विलियम सेकंड था, ये यहां का अंतिम शासक था। कहां का? जर्मनी का। इसके बाद में इस पे आ जाइए कि जो ऑस्ट्रिया है, यहां ऑस्ट्रिया का अंतिम शासक कौन था? तो यहां का जो अंतिम शासक था मित्रों, वो था चार्ल्स। कौन था? चार्ल्स है, ये यहां का अंतिम शासक था, अंतिम सम्राट था। रोमनोव वंश और यहां रूस, और रूस का अंतिम शासक या अंतिम जार कहते थे इसको, अंतिम शासक था। और इधर क्या है? ऑटोनो वंश, यहां का अंतिम शासक। इन सभी को हम देख लेते हैं मित्रों, इनके बारे में नाम लिख लेते हैं। 2 के लिख लिए और इसके 2 के और लिख देते हैं। यहां तो निकोलस द्वितीय था, निकोलस सेकंड था, निकोलस सेकंड था, निकोलस द्वितीय था। और यहां का शासक था मेहमेद सिक्स्थ। मेहमेद सिक्स्थ है, ये यहां का शासक था। ये अपने को ध्यान रखना है, इस पे हमें गौर करना है। अगला क्वेश्चन, पहले विश्व युद्ध में कितने देशों ने भाग लिया? अब देखिए, पहले विश्व युद्ध है, ये पहला विश्व युद्ध। इस पहला विश्व युद्ध जो है, इसमें 2 तरह के गुट बने हुए थे। पहला विश्व युद्ध, इस पहले विश्व युद्ध में क्या था साथियों? एक तो क्या है कि मित्र राष्ट्र थे, मित्र राष्ट्र। और दूसरे क्या थे? दूसरी थी केंद्रीय शक्ति, केंद्रीय या धुरी कह दें राष्ट्र थे। ये अपने को ध्यान रखना है। यहां क्या है कि ये तो टोटल कितने थे? ये तो टोटल थे 32। इसमें क्या था? इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका, इटली और भी देश थे जैसे रूस वगैरह। रूस हालांकि बाद में अलग हो गया था। और ये मात्र 4 थे। ये कितने थे? मात्र 4। अब ये 4 हैं तो 4 के नाम ध्यान रखिएगा।
ये चार थे, और ये चार कौन कौन से थे? एक तो था जर्मनी, केवल चार ही थे, जर्मनी। दूसरा था ऑस्ट्रिया हंगरी, ऑस्ट्रिया हंगरी दूसरा। तीसरा कि इसमें अपने बात की थी पहले में कि बुल्गारिया ने साथ दिया है, बुल्गारिया था। और चौथा तुर्की। ये चार देश थे, वो एक तरफ थे, और 32 एक तरफ थे। यानी टोटल कितने थे? 36 थे जिन्होंने इस विश्व युद्ध में भाग लिया था। टोटल 36 देशों ने पहले विश्व युद्ध में भाग लिया है मित्रों, इस पर गौर कीजिएगा। अगला, ये क्वेश्चन हमने क्या है कि वैसे कर लिया है क्योंकि हमने पहली व्याख्या में कि डी केसरबंड है, ये किसको कहते हैं? ये त्रिसम्राट संघ को, तीन सम्राटों के संघ डी केसरबंड में शामिल कौन से थे? तो ये 1872 में बना है, और 1872 ईस्वी से 1878 ईस्वी तक चला है, ईस्वी तक चला। इसके बाद में इसमें क्या है कि विघटन हो गया, विभाजन हो गया। ये तीन देश कौन से थे? तो ये हमने स्टार्टिंग में व्याख्या में कर लिया है कि जर्मनी, ऑस्ट्रिया और रूस, ये तीन राष्ट्र थे यहाँ के, क्योंकि चार ही सम्राट थे, एक ओटोमन राज्य था। इनके बीच में क्या है कि जो पहले विश्व युद्ध के बाद समाप्त हुए थे, इनके बीच में ये त्रिसम्राट संघ बना था। 1878 के बाद रूस इनसे अलग हो गया था, रूस अलग हो गया था, और बाद में अलग ही रहा था, इनके विपक्षी गुट में था, अलग सामने वाले गुट में था। ये तो हम देखते हैं जब पूरा पढ़ते हैं, है ना। अगला देखेंगे साथियों, पहला विश्व युद्ध से पूर्व घटित डॉगर बैंक घटना का संबंध है। डॉगर बैंक घटना है, ये क्या है? अब देखिए, ये तो ध्यान रखना है कि डॉगर बैंक घटना है, ये रूस जापान युद्ध के दौरान घटी। रूस जापान युद्ध, ये देखिए एक बार इसको समझिएगा थोड़ा सा। ये कब होता है? 1904-5 में होता है। रूस जापान युद्ध के दौरान हुई, एक तो ये ध्यान रखना है। अब देखिए, अगर हमें केवल इतना सा पता है कि ये रूस जापान युद्ध के दौरान हुई, और हम ऑप्शन देख के उत्तर देंगे, तो निश्चित तौर पे हम गलत करेंगे। अगर इतना सा ही पता है कि डोगर बैंक घटना है, ये डोगर बैंक घटना रूस जापान युद्ध के दौरान हुई है, पर अगर हमें पूरा इसके बारे में पता है कि डोगर बैंक घटना क्या है, तो ये ध्यान रखना है कि उत्तरी सागर था, इस उत्तरी सागर में, उत्तरी जो सागर है, इस उत्तरी सागर में एक स्थान था डोगर बैंक। स्थान कौन सा था? स्थान था डोगर बैंक, ठीक है। अब इस डोगर बैंक स्थान पे क्या होता है कि चूंकि युद्ध चल रहा होता है किसके बीच में? युद्ध चल रहा होता है रूस और जापान के बीच में, और यहां उत्तरी सागर में जो डोगर बैंक क्षेत्र है, यहां इंग्लैंड के जहाज आते हैं, और इंग्लैंड के जहाज को रूस वाले जापान का समझकर उस पे आक्रमण कर देते हैं। और इंग्लैंड के जहाज पर जब रूस वाले उस पे आक्रमण कर देते हैं, तो क्या है कि इंग्लैंड इसके विरुद्ध सख्त ऐतराज जताता है, और इन दोनों के बीच में, यानी रूस और इंग्लैंड के बीच में तनाव हो जाता है। फिर 1907 में फ्रांस की मध्यस्थता से इन दोनों के बीच में पुनः सुलह होती है, ये अपने को ध्यान रखना है। तो इसमें क्या हुआ था? इसमें ये हुआ था कि रूस ने गलती से इंग्लैंड के जहाजों पर आक्रमण किया, जहाजों पर आक्रमण किया, बाकी कहानी मैंने बता दी है, और आक्रमण किया, इस कारण ये घटना हुई। तो ये घटना, युद्ध तो ये है, पर इंग्लैंड और रूस के बीच में हुई है। तो रूस व इंग्लैंड है,
ये इन दोनों के बीच में होती हैं साथियों। ये अपने को ध्यान रख लेना है, इस पे हमें गौर करना है। ठीक है मित्रों, इसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मोरक्को संकट 1905 पैदा हुआ। अब देखिए 1904-5 का जो युद्ध होता है ना, वो युद्ध रूस जापान का युद्ध पिछले हमने बात की है, उसमें अप्रत्याशित रूप से जापान जीत जाता है, एक छोटा सा देश, और एक दुनिया के सबसे बड़े देश को जिसके बारे में अब तक ये मान्यता थी कि इसको कोई हरा नहीं सकता। इस समय तो अमेरिका भी महाशक्ति नहीं थी, दुनिया की महाशक्ति रूस ही था, और इसके बारे में यह प्रचलित था कि इसे कोई नहीं हरा सकता, और उस देश को एक छोटा सा देश हरा देता है, तो इससे रूस की प्रतिष्ठा को गहन धक्का लगता है। अब धक्का लगा, तो धक्का लगने के बाद में जर्मनी का, क्योंकि रूस विरोधी था, फ्रांस का पक्षधर था, तो एक अफ्रीका में, मोरक्को कहाँ है, मोरक्को है वो अफ्रीका में, अफ्रीका में, और इस पर क्या है कि मोरक्को पर फ्रांस का एक तरीके से कह दे आधिपत्य था। अब जर्मनी है वो क्या है कि वो कहता है मोरक्को मेरा है, क्योंकि उसे लगा कि फ्रांस का जो गहन दाया हाथ था रूस, वो बिल्कुल छिन्न हो चुका है, कमजोर हो चुका है, क्यों न हम इस स्थिति का फायदा उठाएं। इसलिए तो ये मोरक्को संकट पैदा हुआ था किसके बीच में, फ्रांस और जर्मनी के मध्य हुआ। और ये ध्यान रखने, ये क्या है कि पैदा कब हुआ 1911 में, और समाप्त कब हुआ 1905 में पैदा हुआ, 1911 ईस्वी में समाप्त हुआ। ये ध्यान रखना है। ये क्या है कि लगभग 6 साल तक ये मोरक्को संकट है, ये चला था, इस पे गौर करना है, ध्यान रखना है। जब परिस्थितियां पहले विश्व युद्ध की ओर बढ़ने लगी, तब फ्रांस और जर्मनी के बीच में समझौता हुआ और प्रयास किया गया कि वो युद्ध न हो, है ना। तो ये इस तरह की बातें की जाने लगी, इस तरह की चीजें होने लगी। ठीक है साथियों, तो ये अपने क्या है, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्या है, देखिए, ब्रिटेन में किस युद्ध में सर्वप्रथम टैंकों का प्रयोग किया, किसने, ब्रिटेन ने सबसे पहले टैंकों का उपयोग किस युद्ध में किया। अब देखिए ये ध्यान रखना है कि इसका सीधा उत्तर तो क्या है, सोमे का युद्ध, सोमे का युद्ध था, सीधा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये ध्यान रखेंगे कि जो फ्रांस है, फ्रांस, अब फ्रांस में क्या थी, फ्रांस में एक नदी थी, सोमे नदी, सोमे नदी, और इस सोमे नदी के ऊपरी इलाके में ये युद्ध हुआ, सोमे नदी के ऊपरी इलाके में ये युद्ध हुआ। और इसमें क्या है, इस युद्ध में बहुत ज्यादा जन धन की हानि हुई, दुनिया की क्या कि दुनिया के सबसे विनाशतम युद्धों में से ये एक था, सोमे का युद्ध, जिसमें ब्रिटेन ने सब पहली बार टैंकों का प्रयोग किया। हालांकि ये अनिर्णित रहा, किसी तरफ इसमें निर्णय नहीं हो पाया, पर ये यहाँ पे सोमे नदी में हुआ। और ये कब से कब हुआ, ये भी ध्यान रखना है। तो ये 1 जुलाई 1916 को तो प्रारंभ हुआ, पहले दिन ही भयंकर विनाश हुआ था, और 1 जुलाई 1916 से 18 नवंबर 1916 तक ये चला था, 1916 तक ये युद्ध है, ये चला था, ये भी अपने को ध्यान रख लेना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मित्रों। लंदन की गुप्त संधि किस राष्ट्र के साथ की गई। अब देखिए लंदन की गुप्त संधि है, ये कब होती है, ये होती है, जैसे जगह तो अपने को पता है कि कौन सी है, लंदन नाम आ रहा है तो लंदन में हुई है। और कब होती है, 26 अप्रैल 1915 को होती है, 26 अप्रैल 1915 को। किसके बीच में होती है, जो पहला विश्व युद्ध चल रहा है उसमें मित्र राष्ट्र हैं, उन मित्र राष्ट्रों के बीच में। और मित्र राष्ट्र किसके साथ करते हैं, इटली के साथ करते हैं। और इटली क्या है कि इस संधि से मित्र राष्ट्रों की ओर से इस युद्ध में सम्मिलित होता है, ये अपने को ध्यान रखना है। और एक चीज विशेष बात और ध्यान रखना मित्रों, और वो ये ध्यान रखना कि इटली दोनों विश्व युद्ध में बाद में सम्मिलित हुआ है, और इटली की नीति है वो गिद्दड़ नीति अथवा श्रृंगाल नीति कहा जाती है। इसकी नीति है विश्व युद्धों में कह रही है
श्रृंगाल नीति है वो रही है, ये अपने को ध्यान रख लेना है, अपने गौर करना है, अच्छी तरह से गौर करेंगे, ध्यान रखेंगे मित्रों। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पहले विश्व युद्ध के पश्चात किसके द्वारा 4 सिद्धांत दिए गए? 4 सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिए गए? अब देखिए इस पे थोड़ा सा दिमाग पे जोर जाना। अब तक के 14 सूत्र है वो बहुत अधिक बार पूछे गए। कितने सूत्र पूछे गए? 14 सूत्र पूछे गए, बहुत बार पूछे गए हैं, ये अपने को ध्यान रख लेना है। 4 सिद्धांत का सबसे पहले सीधा सा उत्तर मैं दे दूं आपको कि वुड्रो विल्सन। और वुड्रो विल्सन ने दिए कौन से हैं? अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। इस समय क्या थे? अमेरिका के राष्ट्रपति थे वुड्रो विल्सन पहले विश्व युद्ध के दौरान। ठीक है, इन्होंने 4 सिद्धांत दिए। अब इनके 4 सिद्धांत नहीं, प्रतियोगी परीक्षाओं में इनके 14 सूत्र पूछे जाते हैं। कितने सूत्र पूछे जाते हैं? 14 सूत्र पूछे जाते हैं। तो यहां ध्यान रखना है कि एक तो हमें पता होना चाहिए कि 14 सूत्र किसने दिए पहले विश्व युद्ध के दौरान। दूसरा हमें क्या पता होना चाहिए कि 4 सिद्धांत किसने दिए, 4 सिद्धांत। तीसरा वैसे लिख देता हूं, शब्दों में लिख देता हूं, अच्छा लगेगा थोड़ा, है ना। 14 सूत्र, 14 सूत्र हैं, ये किसने दिए? 4 सिद्धांत किसने दिए? क्वेश्चन आए एक साथ बना लीजिए सभी को। ठीक है, अगर हमसे ये पूछा जाए कि 4 सिद्धांत के साथ में 4 लक्ष्य किसने दिए, लक्ष्य, और इसी के साथ आए कि पहले विश्व युद्ध के दौरान 5 विशिष्ट बातें किसने दी, तो ये सभी का क्वेश्चन क्या होगा? सभी क्वेश्चन का उत्तर वो होगा वुड्रो विल्सन। और सभी का तो उत्तर होगा ही। अब यहां क्या है कि इनको ऐसा नहीं किया उन्होंने कि एक साथ दिया हो, इन्होंने अलग अलग दिया। 14 सूत्र दिए, ये कब दिए? ये 8 जनवरी 1918 को दिए। 1918 की स्टार्टिंग में दिए क्योंकि 1917 में तो अमेरिका सम्मिलित हुआ है। फिर इन्होंने 4 सिद्धांत दिए, ये दिए 11 फरवरी 1918 को। फिर इन्होंने क्या दिया? फिर इन्होंने दिया मित्रों, वो दिया कि 4 लक्ष्य, और 4 लक्ष्य कब दिए? 4 जुलाई 1918 को। 1918 को 4 लक्ष्य दिए, और 5 विशिष्ट बातें इन्होंने दी। ये 5 विशिष्ट बातें 27 सितंबर 1918 को दी। 27 सितंबर 1918 को दी, ये अपने को ध्यान रखना है, इस पर हमें गौर करना है साथियों। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि पेरिस शांति सम्मेलन में प्रथम पूर्ण अधिवेशन का उद्घाटन किसने किया? इसका क्या है कि मैं पहले आपको बता चुका हूं, जब अपने इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो पहले पूर्ण अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? वो पॉइंकर ने की थी। ये कौन थे? फ्रांस के राष्ट्रपति थे, फ्रांस के राष्ट्रपति। और इन्होंने इसका उद्घाटन किया था। कब किया था? ये भी हमने लिख लिया पहले कि इन्होंने इसका उद्घाटन किया, ये किया था 18 जनवरी 1919 को। 18 जनवरी 1919 को उद्घाटन किया है। इस क्वेश्चन पे चर्चा हो चुकी है, आगे देखेंगे। पेरिस शांति सम्मेलन में भारत के किस शासक ने भाग लिया? भारत के कौन से शासक थे? पृथ्वी सिंह, फतेह सिंह, गंगा सिंह, उमेद सिंह। तो ये कौन से थे? गंगा सिंह। और गंगा सिंह कहां के थे? ये बीकानेर के शासक थे। कहां के शासक थे? बीकानेर के शासक थे, ये ध्यान रखना है एक बात तो। और साथ में अपने को मित्रों ये ध्यान रखना है कि इनके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इन्होंने क्या किया। महाराजा गंगा सिंह है, इन्होंने क्या किया? इन्होंने पेरिस पहले विश्व युद्ध में भाग लिया। एक तो पहले विश्व युद्ध में भाग लिया, एक बात। दूसरी, पेरिस शांति सम्मेलन में भाग लिया। पहले विश्व युद्ध के बाद में हुआ पेरिस शांति सम्मेलन, शांति
सम्मेलन में भाग लिया। तीसरा कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले ये राजस्थान के एकमात्र, भारत के एकमात्र शासक थे, देशी रियासतों के शासक थे। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। इन पे ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, तो इन पे गौर कीजिएगा। सम्मेलन में भाग इन्होंने लिया था, ये भी ध्यान रख लेंगे मित्रों। और साथ में द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लिया। द्वितीय विश्व युद्ध में हालांकि थोड़ा भाग लिया इन्होंने, पर इनकी तबीयत खराब हो गई थी बीच में, तो ये फिर आ गए थे, पर इन्होंने भाग लिया है। तो ये महाराजा गंगा सिंह जी है, इन पे क्वेश्चन आ सकते हैं, गौर कीजिएगा साथियों, अच्छे से ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, नीचे सूची दी गई है, सूची फर्स्ट और सेकंड को सम्मिलित कीजिए। युद्ध उत्तरदायित्व से संबंधित दस्तावेज और सूची प्रकाशित करने वाला देश। ये व्हाइट बुक है। कौन सी बुक है? व्हाइट बुक। अब व्हाइट बुक है, ये किसने प्रकाशित की? तो व्हाइट बुक है, ये प्रकाशित करने वाला कौन था? ये इस युद्ध का सबसे ज्यादा उत्तरदायी जो जर्मनी है, ये प्रकाशित करता है, सबसे पहले करता है ना, 4 अगस्त को 1919 को। ब्लू क्या है? ब्लू किसके लिए थी? ब्लू थी वो ब्रिटेन की थी। ऑरेंज थी वो किसकी थी? रूस की थी, ऑरेंज रूस की। तो येलो अपनी येलो है, ये येलो नहीं है, थोड़ा सा मिस प्रिंट हुआ है, येलो। अब देखिए येलो है, ये किसकी है? येलो है फ्रांस की, येलो फ्रांस की थी। तो ये ए का क्या हो गया? ए का हो गया 3, बे का क्या हो गया? बे का हो गया 2, से का क्या हो गया? से का हो गया 4 और दे का 1। 3 2 4 1, 3 2 4 1 किस ऑप्शन में उत्तर आ रहा है? उत्तर नंबर 3 आ रहा है, 3 2 4 1, तो ये उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा भी हमें ध्यान रखना है साथियों कि एक ब्राउन बुक भी थी और रेड बुक भी थी। ब्राउन बुक और कौन सी? रेड बुक। ये 2 बुक और थी, तो इनको भी ध्यान रख लेना, कहीं आपके पूछा जाए। तो ब्राउन बुक जारी की थी, ये बेल्जियम ने जारी की थी, बेल्जियम। ठीक है, और जो रेड बुक जारी की थी, ये रेड बुक जारी की थी वो ऑस्ट्रिया ने जारी की थी। और ये क्या थे? ये एक तरीके से सारी जो बुक्स थी वो क्या थी? ये युद्ध संबंधी दस्तावेज थे, जिसमें प्रकाशित करके इन देशों ने इस युद्ध को, क्योंकि बाद में हर किसी को ये भान हो गया था, अच्छी तरह से पता चल गया था कि ये हमने विश्व त्रासदी कर दी है और आने वाली पीढ़ियां हमें कभी माफ नहीं करेगी, चाहे हमारे देश की हो चाहे विदेशों की हो। तो सभी ने क्या किया? इस युद्ध का उत्तरदायित्व एक दूसरे पर डालने का प्रयास किया कि उसके कारण ये हुआ, उसके कारण ये हुआ, उसके कारण ये हुआ। अगला, किसने कहा था कि वर्साय की संधि शांति संधि नहीं, वरन 20 वर्षों के लिए युद्ध का स्थगन मात्र है? अब देखिए बड़ी स्ट्रीक बात, और अगर इसको कथन नहीं के और इसको हम कह दें कि किसने ये भविष्यवाणी की थी, तो सबसे उपयुक्त है, क्योंकि ये कब है? ये 1919 में, 1918 में युद्ध समाप्त होता है, ठीक 20 वर्ष बाद में दूसरा युद्ध शुरू हो जाता है। और ये उन्होंने बात की थी, ये कब कही थी? ये इन्होंने 1919 में कही थी। 1919 में वर्साई की संधि के बारे में इन्होंने बात की। 1939 में ठीक 20 साल बाद में दूसरा विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया था। तो ये एक तरीके की भविष्यवाणी भी कह सकते हैं। अब देखिए यहां ध्यान रखना है कि ये कहा था मार्शल फोच ने, और मार्शल फोच क्या थे? ये मित्र राष्ट्रों की सेना के सेनापति थे। मित्र राष्ट्रों की सेना के क्या थे? सेनापति थे, ये ध्यान रखना है। अब देखिए वर्साई की संधि के बारे में E.H. कार महोदय प्रसिद्ध इतिहासकार हुए हैं, उन्होंने इसे एक आरोपित संधि कहा है। सिडमैन ने तो यहां तक कहा, क्या कहा? कि सिडमैन कहते हैं कि वह कौन व्यक्ति होगा जो इस संधि पर हस्ताक्षर करेगा तो उसके हाथ झुलस नहीं जाएंगे। यानी इस संधि पर हस्ताक्षर करने से
हाथ झुलस जाएंगे जो जो इस संधि पर हस्ताक्षर करेंगे। तो ये दो व्यक्ति कहते हैं, तो इनको भी ध्यान रखना। एक तो EH कार, मैं बोल के बता देता हूं, आप नोट कर लेना क्या है कि EH कार क्या कहते हैं वर्साई की संधि के बारे में, कि यह एक आरोपित संधि है। और सिडमैन कहते हैं कि वह कौन व्यक्ति होगा जो इस संधि पर हस्ताक्षर करेगा और उसके हाथ न जल जाएं। ये कहने वाले सिडमैन थे इस संधि के बारे में। अब देखिए, टेलीफोन योजना को प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किसने तैयार किया था? रोजा कलमबर्ग ने, काउंट वॉन ने, जेम्स टेलीफोन ने, वुड्रो विल्सन ने। अब देखिए ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 2009 में स्कूल व्याख्याता में पूछा गया था। पर इसमें क्या है कि थोड़ी सी त्रुटि है, मैंने एजीटीज रखा है क्वेश्चन आपके सामने, ये ध्यान रखते हैं। ये पूछा गया था क्वेश्चन, इसका सीधा उत्तर तो काउंट वन सेलिफेन होगा। और इन्होंने ये योजना जो तैयार की, ये तैयार इन्होंने 1905 में ही कर दी थी। योजना कब तैयार कर दी थी? इन्होंने 1905 ईस्वी में ही कर दी थी। ये अपने को ध्यान रखना है। दूसरी बात क्या है, ये योजना इन्होंने 1905 में तैयार कर दी है और इसको स्वीकृति मिली थी वो 1912 में मिली थी। योजना को स्वीकृति मिली थी ये 1912 ईस्वी में मिली थी। ये अपने को ध्यान रखना है। ये युद्ध से संबंधित योजना थी जिसको आगे बाद में थोड़ा मॉडिफाई करके पहले विश्व युद्ध में लागू किया गया था। कौन सी लड़ाई 10 महीनों तक चली और युद्ध की सबसे लंबी लड़ाई थी? यानी पहले विश्व युद्ध की सबसे लंबी लड़ाई कौन सी थी? बर्दून अथवा वर्दन की लड़ाई थी। ये ध्यान रखना है। ये क्या है? वर्दन शहर के आसपास हुई थी, वर्दन शहर। और ये वर्दन शहर इसके केंद्र में था। वर्दन शहर कहां पे है? वर्दन शहर था फ्रांस में। ये फ्रांस में यहां पे हुई है। और कब से कब हुई है? ये है लगभग 10 माह तक चलती है। ये फरवरी 1916 से लेकर और 18 दिसंबर 1916 तक चली है। ठीक है, फरवरी में स्टार्ट हुई है, दिसंबर तक चली है, लगभग 10 माह तक रही है। सबसे लंबी लड़ाई है। और ये भी क्या, सोमे की लड़ाई की तरह है, इसमें भी बहुत जन धन की हानि हुई थी। भीषणतम लड़ाइयों में से एक ये लड़ाई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। लॉयड जॉर्ज अपने आप को नेपोलियन मानता है किंतु विल्सन स्वयं को ईसा मसीह। लॉयड जॉर्ज कौन था? इंग्लैंड का प्रधानमंत्री। और विल्सन कौन था? वुड्रो विल्सन, अमेरिका का राष्ट्रपति। स्वयं को ईसा मसीह मानता है। ये किसने कहा था? ये कहा था क्लीमेंसो ने। और क्लीमेंसो कौन थे? फ्रांस के प्रधानमंत्री थे और पेरिस शांति सम्मेलन के क्या थे? पेरिस शांति सम्मेलन के ये सभापति थे, अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन, वर्साई की संधि में कुल कितने अनुच्छेद थे? अब देखिए, वर्साई की संधि है ना, इस वर्साई की संधि में एक तो आप ध्यान रखना शब्द, क्योंकि ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। दुनिया में सबसे अब तक की दुनिया में, आज तक की दुनिया में सबसे घिनौनी अगर कोई भी संधि हुई है तो वो वर्साई की संधि हुई है, जिसमें मानव मात्र का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा गया, केवल दुर्भावना से चीजें की गई। ये अपने को ध्यान रख लेना है। शब्द अगर इसमें पूछा जाए खंड, और अगर इसमें पूछा जाए अनुच्छेद, ये तीनों चीजें ध्यान रखना, ये पूछी जाती हैं। और जब ये पूछे जाएंगे साथियों, तो ये क्या है कि बहुत से विद्यार्थी इसको नहीं कर पाएंगे। तो मैं क्या कि अलग अलग चीजें जहां जहां से क्वेश्चन बन रहा है उनको अलग अलग निकाल के आपको दिखा रहा हूं, आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। इसमें शब्द कितने थे? 80,000। इसमें खंड कितने थे? 15। और इसमें अनुच्छेद कितने थे? 439। ठीक है, तो यहाँ क्या है? 431, 32 है ना, 439। ये आप ध्यान रखना। ये पहले विश्व युद्ध के क्वेश्चन थे साथियों। मुझे लगता है कि आप समझ पा रहे होंगे और इन टेस्ट का
बहुत ही बेहतरीन आप यूज कर पा रहे होंगे। आने वाले पेपर्स में बहुत कुछ इन टेस्ट में से आपको मिलने वाला है। आप अच्छे से तैयारी कीजिए, बेहतरीन तैयारी कीजिए, निश्चित तौर पे हम सफल होंगे, निश्चित तौर पे हम सफल होंगे। आज इतना ही साथियों, फिर मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।